बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फ़िज़िक्स का सफ़र। इससे पहले वाले लेक्चर में जो इससे पहले वाली वीडियो हमने अपलोड की है उसमें हम केपलर्स का लॉ ऑफ एरिया, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट और केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड ये हम ब्रीफली डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन हमने उसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन किसी भी लॉ की नहीं थी की। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने इन तीनों लॉज को, जो केपलर्स के ये तीन लॉज हैं, इसको मैं ब्रीफली डिस्कस करके आ चुका हूं। तो सबसे पहले वो जाके लाजमी देखें, उसके बाद इस पे आएँ, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज ये क्या हमें कहता है वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। वैसे तो इससे पहले बता के आ चुका हूँ इससे पहली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से हो जाए। तो अ लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। तो याद रखें कि जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं वो हमारे पास सन के गिर्द एलिप्टिकल पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं, और एलिप्स के दो फोकस होते हैं, ठीक है, दो फोकाई होते हैं, एक ये होता है एक ये होता है, जिसमें एक के ऊपर क्या होता है, सन होता है। मान लें ये हमारे पास क्या है, ये सन है, इसके एक फोकस के ऊपर ये क्या है, सन है, ओके हो गया। और प्लैनेट जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। मान ले कोई अर्थ है कोई अर्थ है, मान ले ये अर्थ है जो सन के गिर्द इस एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, इस एलिप्स के अंदर मूव कर रही है, ओके हो गया। अच्छा, अब जो केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज वो क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास, अगर मैं इस सन को और अर्थ को एक लाइन के ज़रिए से ना जोड़ दूँ, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, सन एंड अर्थ का, ठीक है। और कुछ देर के बाद, मान लें कि 1 डे के बाद, एक दिन के बाद ये अर्थ यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, आफ्टर 1 डे, ठीक हो गया। तो फिर से एक लाइन बनाओ जो इन दोनों को जोड़ रही हो। तो अब ये ना कुछ एरिया बनेगा, आप कह लो कि ये एरिया क्या है, ये A1 है, ओके हो गया। इसी तरह मान लो जब अर्थ यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर, ठीक है, तो ये सन और अर्थ को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अब आफ्टर 1 डे, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो एक जैसा रखना है। आफ्टर 1 डे मान लो कि अर्थ जो है यहाँ से चल के यहाँ पर आ गई, तो उसने ये एरिया स्वीप किया, इसको आप कह लो कि ये कौन सा एरिया है, ये A2 है, ओके हो गया। अच्छा, अब कहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गई अर्थ A1, उसने ये एरिया स्वीप किया, फिर अर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, और इसने ये वाला एरिया स्वीप किया जिसको हम A2 कह रहे हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज के अकॉर्डिंग ये जो दो एरिया हैं A1 और A2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रखना है। यहाँ पर देखो 1 डे तक की जो मोशन ऑफ अर्थ है वो मैंने कंसीडर की है, यहाँ भी 1 डे तक की मैंने मोशन ऑफ अर्थ कंसीडर की है, ठीक है, जब वो ऑर्बिट में मूव कर रही है। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये दोनों इक्वल होंगे, ये हमें कहता है केपलर्स लॉज ऑफ एरिया। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब सन से दूर है ना अर्थ, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन जब सन के करीब से गुजरेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कम और यहाँ पर ज़्यादा, तो ये एरिया सिर्फ इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें कहते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब 1 डे हम देखें, ठीक है। तो यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ओके हो गया। अच्छा, अब प्रूव कैसे करना है, मान लो कि ये हमारे पास ना कोई प्लैनेट है, ये प्लैनेट है और ये क्या है, ये सन है, ये हमारे पास क्या है, सन है, ये हमारे पास प्लैनेट है, और ये लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। और सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो r है, वो डिस्टेंस कितना है, r है।
अब ये जो सेमी मेजर एक्सिस के साथ है, ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजेंटल के साथ, ये कितना एंगल बना रही है? ये एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा। कुछ देर के बाद ये प्लैनेट यहाँ से मूव करके यहाँ पर चला गया इन टाइम डेल्टा टी। यहाँ से मूव करके जब यहाँ पर गया तो इसने मज़ीद कितना एंगल कवर किया? डेल्टा थीटा। मज़ीद कितना एंगल कवर किया? डेल्टा थीटा। अब ये आपको ना एक एरिया सा मिल गया है, ये आपको एरिया सा मिल गया है, और ये जो एरिया है वो नियरली ट्रायंगल है। नियरली क्या है? एक ट्रायंगल है। किस तरह से? जिस तरह अगर ना मैं इसको थोड़ा सा से टिल्ट करके बनाऊं तो ये हमारे पास क्या होगा? आर, ये हमारे पास क्या होगा? एस, और ये हमारे पास क्या होगा? डेल्टा थीटा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, सही है। और याद रखें कि ये जो एस है ना, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए हम देख रहे हैं जिसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो फिर ये जो लाइन होती है ना वो तकरीबन नियरली ना ऐसे स्ट्रेट लाइन सी आती है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन यहाँ पर चूंकि डेल्टा थीटा है तो आप यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे? एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो एरिया है वो कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, अब बेस क्या है? ये हमारे पास बेस है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास क्या है? हाइट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेस क्या है? आर है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे डेल्टा ए, ये वाला एरिया है, इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है? आर, और हाइट एस है, तो एस इज इक्वल टू क्या है? आर डेल्टा थीटा। तो आर डेल्टा थीटा। ओके हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर डेल्टा थीटा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय डेल्टा टी, वो किस तरह से आप करेंगे? इसको भी आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि टाइम इंटरवल भी तो लेना है ना, हमने कहा है टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए, और इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब यहाँ पर इस तरह से, उसके बाद आपने क्या करना है? इसमें लिमिट अप्लाई कर देनी है, क्योंकि मैंने कहा था टाइम बहुत ज़्यादा स्मॉल लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास ये नियरली एक स्ट्रेट लाइन सी आएगी। तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो लिमिट क्या अप्लाई करनी है? डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और क्या आएगा? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 आर का स्क्वायर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब लिमिट मैंने आर के साथ या 1/2 के साथ क्यों नहीं लगाई? क्योंकि लिमिट में टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो ले रहे हैं, और टाइम इसमें आ रहा है। ठीक है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो जब है, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी को मैं फिर लिख सकता हूँ डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर डेल्टा थीटा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी हमारे पास क्या होता है? ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये हमारे पास क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक हो गया। आपने पढ़ा हुआ होगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है। तो हमारे पास डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर ओमेगा। इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से सोचने का ज़हन आपने ये बनाना है कि किसी तरीके से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आर स्क्वायर ओमेगा की। आर स्क्वायर
ओमेगा की, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकाल दोगे? जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारे पास ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो इसके पास मोमेंटम भी होगा, और किसी एंगल में मूव कर रहा है तो फिर एंगुलर मोमेंटम होगा। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, अच्छा वो कैसे होगा? उसका फार्मूला क्या होता है? L से शो करते हैं, इज इक्वल टू R पोजीशन वेक्टर क्रॉस P जो हमारे पास मोमेंटम होता है। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूं कि L इज इक्वल टू R P साइन थीटा इंटू N यूनिट वेक्टर, ठीक है। कुछ नहीं, जस्ट एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पुट किया है, और इसको फिर में हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R M V साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये m क्या है? मैस ऑफ प्लैनेट, m p इसके साथ मैंने छोटू सा लिख दिया है, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, p की जगह m भी लिखा है, p इज इक्वल टू एम वी, p इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला तो पता ही होगा। तो यहाँ पर देखो r, और ये अगर हमारे पास वो मैस ऑफ प्लैनेट है, ठीक है, ये हमारे पास वो प्लैनेट है, तो इसकी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस तरफ। या आप कहोगे इसका जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होगा p की डायरेक्शन वो भी इसी तरफ होगी। तो इसमें और r में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होगा? 1। तो यहाँ पर L इज इक्वल टू R M P। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले तो फिर किस तरह से होगा? ये इसका मैग्नीट्यूड, तो R M P V, ठीक है, P साथ में छोटा सा, और साइन 90 1 होगा, और N यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? वो तो 1 आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे L इज इक्वल टू R M और साथ में V। तो L इज इक्वल टू R M V हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं? हम तो आर स्क्वायर ओमेगा को फाइंड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो आर स्क्वायर ओमेगा को फाइंड कर रहे हैं। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। क्योंकि जब कोई प्लैनेट मूव कर रहा है सन के गिर्द, तो उसके पास लीनियर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो भी होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो रिलेशन क्या है? वो हमारे पास आता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ पर v की जगह आर ओमेगा पुट करो, तो L इज इक्वल टू m r और r ओमेगा, ठीक है। m r उसी तरह v की जगह r ओमेगा, ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा, और हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर आपकी लगा रहे हो, तो एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। और यहाँ पर इसका छोटा सा पी भी साथ में लिखते जाओ, क्योंकि शो होता रहे कि ये हमारे पास मैस ऑफ प्लैनेट है, ठीक है। तो एल ओवर एम पी, एल ओवर एम पी, ठीक हो गया। इसको आप नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि हमने करना क्या है कि जस्ट इस इक्वेशन को उठाकर इसमें पुट कर देना है। तो पुट इक्वेशन 2 in 1। तो इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2 और L डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब यहाँ पर देखो L हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो हमारे पास टोटल ये एंगुलर मोमेंटम होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये कांस्टेंट होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कौन से सिस्टम के लिए? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो इसमें फिर देखो L ये भी हमारे पास कांस्टेंट, और मैस ऑफ प्लैनेट ये भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, और 1/2 ये भी कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास dA बाय dt ये क्या आया? ये हमारे पास आया कांस्टेंट।
और यही हम प्रूव कर रहे थे, यही हमें कहता है केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यानी जो चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो हमारे पास क्या आएगा, वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, कि अगर आप 2 सेकंड के बाद देख रहे हो, दोबारा से फिर 2 सेकंड के बाद देखो, दोबारा से 2 सेकंड के बाद देखो, दोबारा से 2 सेकंड के बाद देखो, तो वो जो एरिया वो स्वीप करते जाएंगे, उन सब की वैल्यूज क्या आएगी, वो इक्वल होगी। ओके हो गया, तो dA/dt चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है, और यही हमें कहता है केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। इसका किसी ने स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच सकता है। तो बस इतना याद रखिए कि जब सन से प्लैनेट दूर होगा तो इसकी स्पीड आहिस्ता होगी, जब प्लैनेट सन के पास आएगा तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एरिया स्वीप करेगा वही यहाँ पर करेगा, वही यहाँ पर, उतना ही एरिया। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।